अच्छा बेटे, मैं बता रहा था कि दुनिया सारी जो है अल्लाह ताला ने एक कायदे और कानून पे चलाई हुई है। ऐसे ही है, ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट, हर चीज जो है नीचे आती है। वैसे न्यूटन ने एकदम सोचा था कि ये नीचे क्यों आई, ऊपर क्यों गई। जाहिर तौर पर न्यूटन का ये क्वेश्चन बड़ा अहमकाना किस्म का लगता है, ऐसे नहीं है। अगर किसी आम बंदे से उसने पूछा होता, कोई जमींदार से, और अगर वो बागीचे में बैठे थे, कहीं गार्डन में बैठे हुए थे, लान में बैठे थे, माली से पूछ लेते कि यार ये सेब नीचे क्यों आया है, तो वो क्या कहता? कहता नीचे आ गए हैं। लेकिन वो कहते कि यार ये बंदा, यार उसके अम्मी अबू को जरूर जाके बताते हैं यार बेटे का इलाज कराओ। लेकिन जानते हैं कि दुनिया का, कहते हैं, सबसे कीमती सवाल उस दिन न्यूटन ने अपने आप से किया था कि इसे नीचे क्यों आया है। उसके बाद साइंस का सबसे बड़ा, साइंस के असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और आखिर में लॉ बन जाते हैं। और लॉ के बाद क्या बन जाते हैं? पब्लिश हो जाता है, यूनिवर्सल लॉ बन जाता है। और ग्रेविटेशन का लॉ जो है, मेरे ख्याल में सबसे अहम लॉ, जो साइंस जिन पिलर्स के ऊपर खड़ी है उनमें सबसे अहम लॉ जो है ग्रेविटेशन का लॉ है। उस दिन इस अहमकाना किस्म के क्वेश्चन को के बाद इसने जन्म लिया है कि ग्रेविटेशन एग्जिस्ट। तो मैं एक कह रहा था कि एक प्रिंसिपल उस दिन दरियाफ्त हुआ जिस दिन उन्होंने अपने आप से सवाल किया कि यार ये सेब नीचे क्यों आया है। अगर वो किसी आम बंदे के पास ये सवाल जाता तो यकीनन कहते कि यार इनका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, यार नीचे ही आता है, ऊपर तो जा नहीं सकता। तो साइंस का एक असूल, पिलर इजाद हुआ जिसके ऊपर साइंस का पूरी इमारत खड़ी है। आज भी ग्रेविटेशन का कानून अगर निकाल दें तो साइंस पूरी धड़ाम करके नीचे आ पड़ेगी। ऐसे ही है ना, सारे लॉ जो है, किताबें दोबारा लिखनी पड़ जाएंगी, जितनी किताबें हैं आपकी रिपब्लिश करनी पड़ जाएंगी। असल बात मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया जो है कायदे, कानून और ज़ाब्ते पे चल रही है। अल्लाह ताला ने ये कायनात बना के एक ज़ाब्ते और कानून पे चला दी है। अगर पूरी दुनिया पे, पूरी मादी दुनिया अगर कानून और असूल के ऊपर चल रही है तो फिर क्या इंसानों के ऊपर कोई कानून नहीं लगता? इंसानों के ऊपर भी कोई कानून लगता है। ये ऐसे नहीं हो जाता कि हम कहें कि एक बंदा कामयाब हो गया, एक नाकाम हो गया, वो जी किस्मत उसकी अच्छी थी। जो कामयाब हो गया वो कहते हैं उसकी बड़ी मेहनत थी, और जो रह गया उसकी किस्मत ही भैड़ी थी। खुदा के लिए ये चीज नहीं है, समझ आई? ये मैं बाद में बताता हूं कि किस्मत का रोल कहां पे है, जिसको हमने बना लिया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि अमल से फारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। जाने क्या चीज है ये, शायद मैं सही शेर नहीं पढ़ रहा, जाने क्या नाम है इसका, खुद फरेबी के खुदा फरेबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान तकदीर का बहाना। तकदीर ही खराब थी। अब ये तकदीर कहीं और से शुरू होती है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। अगर कोई भी शख्स उन प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल करे, उन कवायद के ऊपर अमल करे, तो मिराकुलस रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस कर सकता है। समझे? तो हमें इसके ऊपर भी एक्सप्लोर किया गया है, इसके ऊपर भी बड़ी एक्सप्लोरेशन हुई है। याद रखें, अमेरिकन सोसाइटी, जब तक ये किताब नेपोलियन हिल ने नहीं लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच, अमेरिकन सोसाइटी ऐसी नहीं थी जो आज है। अमेरिकन सोसाइटी ऐसी नहीं थी। नेपोलियन हिल ने जब ये किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच, उसके बाद सारी चीजें तब्दील हुई हैं। क्यों? नेपोलियन हिल ने वो कानून, वो ज़ाब्ते तलाश करने की कोशिश की है कि कोई इंसान कैसे कामयाब हो जाता है और कैसे नाकाम हो जाता है।
और ये तलाश करने की कोशिश की कि कौन सी चीज है जो इंसानों को कामयाब बना देती है और कौन सी चीज है जो इंसानों को नाकाम कर देती है। तो आखिरकार उसने थिंक एंड ग्रो रिच का असूल दरियाफ्त किया कि अगर आप अच्छा सोचते हैं, अगर आपके सोचों के अंदर कोई चीज है, कोई मंजिल है, कोई जुस्तजू है, तो फिर आप उसको पा लेते हैं। और अगर मंजिल नहीं है तो फिर आप किस्मत को ही दोष देते रहेंगे। अगर तो आप लोगों ने मंजिल मुतय्यन कर ली है तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, और इस जिंदगी के अंदर आज ही कोई मकसद ढूंढ लें, कोई अपना मंजिल तलाश करें और फिर उसको पहुंचने की भरपूर कोशिश करें। अब सवाल यह है कि मंजिल जो है वो कैसे तलाश करें, है ये सवाल, कैसे तलाश करें, मेरी मंजिल क्या होनी चाहिए, आपकी मंजिल क्या होनी चाहिए। यह भी उसी तरह का एक सवाल बन जाएगा न्यूटन वाला कि मेरी मंजिल क्या होनी चाहिए। यार ये उस वक्त तक अपने आप से सवाल करते रहें कि मैंने क्या करना है, जब तक आप अपने आप को जवाब नहीं दे देते कि मैंने करना क्या है। रियली कुछ करना है तो यही सबसे पहला स्टेप है कि अपने आप से पूछे कि मैंने करना क्या है। कोई चीज नहीं है जो हमने बना रखा है कि वो तो बड़ा ज़हीन पैदा हुआ था, वो जो है बड़ा अमीर ज्यादा पैदा हुआ था, उसके मुंह में सोने का चमचा था और मैं तो बड़ा गरीब हूं। दुनिया का सफर जो है एक जैसा ही है। गरीब गुर्बत में भी इंसानों ने जन्म लिया है और अरूज पे पहुंचे हैं, और अमारत में जन्म लेकर भी अरूज पे पहुंचे हैं। ये नहीं है कि अमीर लोग पीछे रह जाते हैं। ऐसा ना हो कि आप में से बैठे हो कहते हैं हमारे लिए तो लेक्चर था ही नहीं। ये सबके लिए है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि अमारत में जन्म लिया हो और एंड तक वो सही रहा हो। ये भी नहीं है, हो सकता है उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया हो। तो स्टूडेंट्स, ये अपने आप से पहला सवाल करें कि व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ, व्हाट आई वांट टू अचीव। तो मैं जब अपनी मिसाल देता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक वक्त में ऐसा लगता था कि शायद मैं जहां जाता हूं मुझे ऑफर हो जाती है, चाहे नौकरी की ऑफर हो जाती है, किसी और चीज की ऑफर हो जाती है। कोई खास मैं नहीं समझता कि मैं आई एम नॉट सो मच इंटेलिजेंट। मैं कहता हूं हो सकता है कि आप जितने स्टूडेंट बैठे हैं एवरेज क्या, एवरेज से मैं आपसे नीचे हूँगा। यकीन जाने कोई इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं थी, कोई इतना आउटस्टैंडिंग किसी चीज में नहीं था, लेकिन एक चीज शायद थी, एक चीज थी, वो कुदरती तौर पर आ गई थी कि मैं शुरू से सोचता था कि यार मैंने कोई हट के काम करना है, मैंने अफसर बनना है। मैं एक भूत सवार था, वो नहर के किनारे में बैठ के पढ़ता था, किताबें उठा के ले जाता था और वहां भी बैठ के सोचता था। आज भी मैं वहां से गुजरूं तो कहता हूं यार कहीं बैठ के मैं यहां पढ़ता था किसी दौर में। लेकिन एक चीज आ गई थी कि मैंने अफसर बनना है, मिलिट्री में अफसर बनना है, सिविल में अफसर बनना है, और पहले दिन ही अफसर बन गया। लेकिन उसके बड़े नॉट फॉर माई एप्रिसिएशन, सिंपली कोई भूत सवार था, कोई चीज थी से मैं कहता हूं पता नहीं कैसे आ गया। किसी ने कहा था, वो एक लंबी दास्तान है कि फर्स्ट क्लास अफसर बनना बड़ी बात है। और जिस दिन मैंने पाकिस्तान नेवी 12 साल के बाद छोड़ दी, 12 साल के बाद मैंने रिजाइन कर दिया और वापस मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आके बैठा हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत अच्छी लगती है यूनिवर्सिटी। आप कॉलेज है, कॉलेज भी बहुत अच्छा दौर होता है। यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे तो कहेंगे कि यार इससे भी अच्छा दौर है। तो प्राइम एज जो कहते हैं कि अभी आपने जाना है यूनिवर्सिटी, यही समझ लें। तो वहां जो है उसी कंटीन पे बैठा, उसी खोखे पे बैठ के जो है, जहां बैठ के 10 रुपए की दाल मिलती थी, 12 रुपए का गोश्त मिलता था, तो वहीं बैठ के खा रहा हूं। मैंने कहा यार कंटीन वाले कहते थे होंगे सही भूखा आदमी है कि, लेकिन वहां एक मजा आता था। एक साथी और भी मिल गया जो यूनिवर्सिटी फेलो था, वहां जाके बैठ के खाते थे। तो यकीन जाने मैं सोचता था कि यार मैंने सोचा था कि मैं क्लास 1 का अफसर बनना है,
और मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया था, मैं जो है पाकिस्तान नेवी में सिलेक्ट हो गया था, 17 ग्रेड कमीशन मिल गया। उस दिन मैंने रियली बैठ के पछताया था कि मेरा ख्वाब बहुत छोटा था यार, बहुत छोटा ख्वाब था। मैंने सिर्फ यही सोचा था कि 17 ग्रेड तक अफसर बनना है, इससे बड़ा मैंने क्यों नहीं सोचा था। काश मैंने इससे बड़ा सोचा होता तो इससे बड़ा मुझे मिल जाता। तू ही नादा चंद कलियों पे कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगी दामा भी है। यार बहुत ही छोटा हमने सोचा था। यकीन जाने उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार काश मुझे किसी ने इससे बड़ा बताया होता। आज बेटे मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि इससे बड़ा सोचें, इससे बड़ा सोचें। हो सकता है कि किसी दिन वो आपको मिलेगा जरूर, जिस दिन आप फैसला कर लेंगे उस दिन आपको मिल जाएगा। लेकिन उस दिन बैठ के ये नहीं सोचना कि यार मैंने बहुत छोटी कोई चीज सोची थी यार, आज मुझे एहसास हो रहा कि मेरे ज़हन में कोई जो मंजिल थी छोटी थी। बेटे इससे कोई बड़ी मंजिल सोचना, कोई बड़ी मंजिल सोचना। किताबें बड़ी अहम हैं, कोर्स बड़े अहम हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये माइलस्टोन है। जिस दिन आपके ज़हन में कोई भूत सवार हो जाएगा कि आई एम टू डू इट, ऐसे सवार हो जाएगा जैसे एक इंसान को सांस की जरूरत होती है, एक इंसान को, प्यासे इंसान को सहरा में पानी के एक गिलास की जरूरत होती है। जिस दिन आप ये ज़हन बिठा लेंगे ना, तो उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई रुकावट आपको नहीं रोक सकेगी मंजिल तक पहुंचने में। बेटे ये किस्से और कहानियां नहीं हैं। बाद लोग ज़हन से निकाल देते हैं कि ये कहानियां हैं। मैंने अभी हवाला दिया है कि जिस दिन ये नेपोलियन हिल ने किताब लिखी थिंक एंड ग्रो रिच, ये एक माइलस्टोन है। उसके बाद तो बेताजा थिंक एंड ग्रो रिच लिखी गई हैं, उससे बेहतर आ गई हैं। उसने एक प्रिंसिपल जब बताया लोगों को, तो लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां आ गई। आप भी मान लें कि देयर इज प्रिंसिपल। अगर अमेरिकन सोसाइटी यहां से वहां तक जा सकती है, तो हम पाकिस्तानियों के अंदर, हम पाकिस्तानी नौजवान बच्चों, बेटियों और बेटों के अंदर काश ये चीज आ जाए, तो वो भी ना सिर्फ खुद टॉप पे जा सकते हैं, बल्कि पूरी मुल्क को बाकी ममालिक से ऊपर तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। यकीनन वो प्रिंसिपल हैं जिस पे हम एतबार नहीं करते, यकीनन वो असूल एग्जिस्ट करते हैं जिस पे हम एतबार नहीं करते। हमारे बाज़ हम खो गए हैं। ये जनाब किताबें, ये कोर्स, ये क्लासें, ये सर्टिफिकेट, ये डिग्रियां, ये परसेंटेज यकीनन अहम हैं, लेकिन मैं इससे बड़ी अहम बात कहता हूं जो आज आपसे कहने आया हूं कि जब तक आपके ज़हन में कोई गोल नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो यकीन जाने कि ये चीज़ें रास्ते में मुकम्मल तौर पर आपका साथ नहीं देती। सबसे पहले आप अपनी मंजिल का तयन करें। हैरत की बात है कि सबसे पहले अगर कुछ 400-500 साल या इससे ज्यादा पहले अगर चले जाएं, तो नौजवान लड़कियां और लड़के कैसे सीखते थे? बस एक सिंपल सा तरीका था कि किसी ने अगर डॉक्टर बनना है, हकीम बनना है, तो वो हकीम के पास जाके प्रैक्टिस करता था। किसी ने ताजर बनना है तो किसी ताजर के साथ वो जो है सफर करता था। किसी ने मिलिट्री में जाना है तो वो उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देता था और मिलिट्री में शामिल हो जाता था। और जब वो, आपने हालात जिंदगी पढ़ी हैं, वो अली सीना और बहुत सारे मुसलमान और गैर मुस्लिम, जब वो 25 साल पे पहुंचते थे तो वो प्रोफेशनल बन चुके होते थे। 24-25 साल पे जब पहुंचते थे तो अमूमी तौर पर वो प्रोफेशनल बन चुके होते थे। हमारी बदकिस्मती ये है कि 25 साल में हम मास्टर करने के बाद सोचते हैं कि हमने क्या करना है। उसके बाद खड़े होके दोहराए पे खड़े होते हैं
और फिर सोच रहे होते हैं कि हमने क्या करना है, क्या अचीव करना है। उसके बाद जो है, जो पिछला दौर में कह रहा हूं, किताब आई, मुअल्लिम आया, स्कूल आया, कॉलेज आया, और कॉलेज आए, यूनिवर्सिटियां आई, स्कूल आए, तो फिर क्या हुआ कि लोगों का ट्रेंड तब्दील हो गया। जस्ट किताबें किताबें किताबें, कोर्स, और वो मकसदियत खत्म हो गई। लेकिन बाज कौमों ने इससे सबक सीखा, बाज कौमों ने इससे सबक सीखा कि यार ये बच्चों को हम जो फंसा के रखते हैं, उनको सोचने का मौका ही नहीं देते, सोचने का मौका ही नहीं देते, और वो जो है सिर्फ किताबों में फंसे रहते हैं, कोर्स कंप्लीशन में फंसे रहते हैं, ग्रेडों में फंसे रहते हैं, वो तो अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल जाते हैं। तो उन्होंने तालीम को काफी हद तक रिवाइज किया है, रिविजिट किया, उन्होंने तब्दील कर दिया। लेकिन बदकिस्मती कि हमारा तालीमी निज़ाम वहीं का वहीं खड़ा है जो अंग्रेज छोड़ कर गया था। इसमें आपका कसूर नहीं, इसमें मेरा कसूर है, हम बड़ों का कसूर है कि उधर ही खड़े हैं। बच्चे को सोचने का मौका ही नहीं मिलता, सवाल करने का मौका ही नहीं मिलता। हम तालीमी इदारों में अक्सर कहता हूं कि हम जवाब देना तो सिखाते हैं, सवाल करना नहीं सिखाते। सवाल करना भी सिखाना चाहिए। सवाल की वजह से शऊर जाग उठता है। तो वो जो है, कुछ कहते हैं कि वो तालीमी निजाम बेहतर था, क्योंकि बच्चा जो है छोटा सा, अभी आप माशाल्लाह जिस उम्र में है, सबसे पीक एनर्जीज आप में है। टीनेजर एज जो है 25 साल तक, यू हैव गॉट द पीक ऑफ द एनर्जीज। इसके बाद यकीनन नीचे आती है, हर चीज नीचे आनी शुरू हो जाती है। और ये दौर जो है सिर्फ और सिर्फ हम चंद चीजों में खपा देते हैं, नहीं, इसी दौर में बल्कि इससे पहले हो जाना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन दिस लाइफ। जब उस पे आप आ जाएंगे तो बाकी चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। मैंने एक बात की है कि दिस इज द कैटलॉग। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें पैदा कर दी हैं, बहुत सारे प्रोफेशन आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशन आपकी आंखों से छुपे होंगे, लेकिन एक्सप्लोर इट, बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ योर कैरियर, दिस इज द मैटर ऑफ योर लाइफ। एक्सप्लोर करें क्या कुछ अवेलेबल है, इसके ऊपर टाइम देना कोई बुरी बात तो नहीं है, इज इट? लोगों ने एक दिन का कहीं स्टे करना हो ना, यहां से सरगोदा या लाहौर जाके स्टे करना है, तो पहले हम सोचते हैं किस होटल में रहेंगे, कहां जाएंगे, कितने वाला होटल चाहिए, या किसी खाला के घर में जाएंगे, अगरचे वो देख तो नहीं सकती लेकिन फिर भी रहना तो उधर ही पड़ेगा, या कोई जो भी करते हैं सोचते हैं किस रास्ते पे जाना है। यार आपने सारी जिंदगी गुजारनी है, और ये इसकी वजह से आपने खुशहाल जिंदगी भी गुजारनी है या खुदा न खास्ता बदहाल जिंदगी भी गुजारनी है। जिंदगी खुशो खुरम होकर भी गुजारनी है, या फिर नहीं किया तो जिंदगी उदास होकर भी गुजारनी है, मायूसियों में भी गुजारनी है। यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना टाइम सर्फ करें बेटे, टाइम सर्फ करें कि ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द प्रोफेशंस। ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, कौन सी चीज है जो आपको लुभाती है, कौन सी चीज है जो आपको अलूर करती है, बार बार अपने आप से क्वेश्चन करें, सही है ना? और मुंतखिब करें उसको, जल्द से जल्द मुंतखिब करें बेटे। जितनी जल्दी करोगे इस काम में उतना फायदा है, जितनी जल्दी करो, जितने लेट होते जाओगे उतनी मुश्किल होता जाएगा। जितनी जल्दी करोगे, चुन लो जो चाहते हो, बिला वजह चुन लो, मत सवाल करो अपने आप से कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है। मत अपने ज़हन को टाइम दो कि ये आपके ऊपर तनकीद करे। ज़हन तनकीद करता है ना कि तू, अबे यार देख तेरे नंबर देख, और तेरे अपनी शक्ल देख, अबे तू, बस उसका ज़हन जो है ऐसा करना शुरू कर देता है। गिव हिम शट अप कॉल, आई कैन डू इट। अगर नहीं तो दुनिया की तारीख उठा के देखो यार, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग चाहिए किसी बड़े काम के लिए, कोई जरूरी नहीं है, हर इंटेलिजेंस के लोग मौजूद हैं। एक कमी है
कामयाब में, तो वो उस मंजिल का तयन है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। मंजिल का तयन है, उन्होंने तयन कर लिया था, उस पे कंप्रोमाइज नहीं करते थे। और जो कंप्रोमाइज कर जाते थे वो सारी जिंदगी कंप्रोमाइज करते रहते हैं, सारी जिंदगी कंप्रोमाइज करते हैं। समझे? मैं ऐसी कई मिसालें प्रैक्टिकल दे सकता हूं। जिस दिन मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया उसी दिन अल्लाह ताला ने उससे बढ़ के दे दिया। कंप्रोमाइज करने से बंदा नीचे चले जाता है। तो मैं कह रहा था कि बेटे ये इंतहाई जरूरी है कि जस्ट डू इट विदाउट रीजन, डू इट विदाउट एनी रीजन, डू इट। रीजन से मुराद क्या है? यहां एक दिमाग की एक, जिसको लेफ्ट ब्रेन कहते हैं ना, रेशनैलिटी होती है, एकदम चमाटा मारती है। अबे चुप, एकदम चमाटा मारती है। पागल हो गया यार, तू कहता है मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनूंगा, तू कहता है कि यार मैं चीफ जस्टिस बनूंगा, अबे तू कहता है कि मैं जो है पाकिस्तान का प्रोमिनेंट फिजिशियन बनूंगा, अबे तू कहता है कि मैं फाइटर पायलट उड़ाऊंगा। ये आएगी, लेकिन जिस दिन इसको आप रेशनैलिटी को बंद कर देंगे कि यू जस्ट शट अप, आई एम टू बी, आई एम टू बी, समझ आई, उसके बाद आपकी मंजिल आसान होनी शुरू हो जाएगी। तो बेटे मैं ये आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जिस दिन आप फैसला करने पे आएंगे, जिस दिन वो प्रोफेशन आप चुनना चाहेंगे जो प्रोफेशन आपको पसंद है, तो आपका लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन आपको दबाएगा। यू कांट डू इट, यू कैन नॉट डू इट। वो कहेगा कैन नॉट डू इट। प्लीज अगर वो कहता है तो लिख लें, आई कैन नॉट डू इट। फिर क्या करें? उस नॉट को दरमियान से निकालें, NOT नॉट निकालें, उसे, उसको टुकड़े टुकड़े करें, उसको आग में फेंकें, उसको पांव के नीचे दबाएं, ये नॉट निकल जाए। निकालें नॉट को अपने इस फिक्रे के अंदर, फिर रह जाएगा आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। बस जब भी कोई कहे, हो सकता है आपका साथी कोई कहे, अच्छा इसमें एक को ड्रीम पार्टनर बनाना चाहिए, एक दो बंदों को बनाना चाहिए, हर एक से नहीं करना चाहिए। जो आपका ख्वाब है ना, हर एक से शेयर नहीं करने चाहिए। यह भी बता दूं, उसकी वजह होती है कि बाज़ औक़ात लोग जो है ना, खामखा, हमारे मुल्क में ये है कि कोई बीमार है तो हर बंदा हकीम बन बैठता है, किसी को कोई मजहबी मसला है तो सारे आलिम बन बैठते हैं, और इस किस्म की कोई कैरियर प्लानिंग आ जाए तो सारे कहते हैं ओ यार वो तो तू कोई नौकरी कर रहा है छोटी मोटी, क्या है तू, ये सारे बकवास बनाए, ऐसे मुंह से निकलता है उनके। हो सकता है ऐसी चीज को डिस्टर्ब कर दे, समझ आई ना? मुझे भी कहने वाले बहुत थे, हकीकत जाने कहने वाले थे कि यार ये छोड़, तो क्या सोचता रहता है। अच्छा हर एक से शेयर ना करें, लेकिन अपने एक दो ड्रीम पार्टनर जरूर बनाएं। ड्रीम पार्टनर अपने जो करीबी साथी हैं, जो आपको जानते हैं, उनसे जरूर कहें कि यार ये मेरा ख्वाब है। वो एक गूंगा और बहरा लड़का है जिसका ख्वाब है कि मैंने इंडिया की इंटरनेशनल टीम में शामिल होना है, नेशनल टीम में शामिल होना है, समझे? कौन मानता है? उसका बाप भी नहीं मानता। उसका बाप भी कहता है चल चल खेतों में मेरे साथ हाल चला, पागल हो गया। लेकिन उसकी ड्रीम पार्टनर उसकी माँ और उसकी बहन थे, छोटी सी बहन थी उसकी। पहले तो वो भी नहीं मानती थी, फिर बाद में मान गई कि यार कहता है तो कर लेगा। ये भी बड़ी बात है कि दो ड्रीम पार्टनर उसके बन गए जो उसको इनकरेज करते थे। जब वो मायूस होता था, हर चीज को स्मूथ सेलिंग तो नहीं होती, कई थपेड़े लगते हैं, बाजू का जोरदार किस्म के धक्के भी लगते हैं, बंदा धड़ाम से गिरता है। लेकिन खूबी ये होती है कि फिर इंसान उठ जाता है जिसका ख्वाब जो है मजबूत हो। तो मैं कह रहा था कि हर एक से शेयर ना करें बेटे, बड़ी से बड़ी चीज सिलेक्ट करें, लेकिन अपने चंद साथियों के साथ जरूर शेयर करें जो आपके करीबी दोस्त बनाएं बेटे। दोस्त बहुत बड़ा एसेट होते हैं, कम से कम ऐसे सिंसियर एक दो दोस्त आपके होने चाहिए, समझाई? सिंसियर दोस्त तलाश करने से बेहतर है कि आप किसी के सिंसियर दोस्त बन जाएं। ये बड़ा आसान तरीका होता है। आप अगर सिंसियर किसी के दोस्त बन जाएंगे ना, मुखलिस दोस्त बन जाएंगे, तो आपके भी मुखलिस दोस्त मिल जाएंगे। उनके साथ जरूर शेयर करें,
उनके साथ शेयर करेंगे तो आपके गम और परेशानियों के साथी बन जाएंगे। जिस दिन आप जोर से गिरेंगे, जिस दिन आप हिम्मत हार के बैठे होंगे ना, उस दिन वही आपको उठाएगा। उठ, पागल हो गया है, क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है। यकीन जाने ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, किसी मायूसी की वजह से एक कमरे के अंदर बंद होकर अंदर से लॉक करके बैठ गए, लेकिन उसका कोई साथी था, वो नॉक कर रहा है कि खोल दरवाजा, वो कहता है नहीं मुझे मर जाने दे। वो कहता है नहीं, अगर नहीं खोलता, कई दफा कहने के बाद नहीं खोलता, तो कहता है मैं फिर दरवाजा तोड़ रहा हूं। लेकिन वो बंदा जो इतना गिरा हुआ था, गिर गया था, गिरा हुआ तो नहीं कह सकते, अल्लाह ना करे, इतना नीचे आया, इतना सदमा था, फिर उठ गया और फिर उसने अचीवमेंट की। तो बेटे इस बात तक मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपना ड्रीम बहुत बड़ा रखें और अपना ड्रीम पार्टनर सिलेक्ट कर लें। बेटे कर लें, आपके दाएं बाएं आपके साथी बैठे हुए हैं, एक दूसरे को सिलेक्ट करें। दाएं बाएं नहीं बैठे, पीछे बैठे होंगे सिलेक्ट कर लें बेटे, और यही जिंदगी है बेटे, ये हकीकत जाने, ये आपकी, काश मैं कहता हूं मुझे दोबारा जिंदगी मिलती नहीं है ना, क्या करें, आपकी लाइफ मिलती, आपकी बेंचों में मैं बैठा होता, मैं बड़ा खुश होता है। तो यही लाइफ है, तजुर्बे करने की जिंदगी है, एडवेंचरस लाइफ है। मत सुस्तियों में गुजारें, मत काहलियों में गुजारें, नए सोचें, नई मंजिलों का सोचें और दोस्त बनाएं, मुखलिस दोस्त बनाएं। जो कह रहा हूं उनके साथ शेयर करें, उनके ख्वाब अपने साथ शेयर करें, और जिस दिन आपको कोई मसला हो अपने साथी के साथ जरूर शेयर करें, अपने उस साथी के साथ जरूर शेयर करें, वो आपको जरूर हौसला देगा। जिस बंदे को सर पे लगती है ना, तो बाज़-औक़ात वो अपना, उसका खोपड़ा जो है काम नहीं करता, ये भी होता है। बाज़-औक़ात मेरे ऊपर सर पे मुसीबत आ गई है ना, तो मुझे समझ नहीं आती, मैं गुस्से में हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही होती, लेकिन मेरा एक साथी जो साथ बैठा होता है, उसके सर पे उस वक्त नहीं लगी हुई, वो फ्रेश होता है, वो आपको सही मशवरा देता है, अगर बशर्ते के वो आपका मुखलिस दोस्त है। अगर मुनाफिक है ना, उसी वक्त चोट मारेगा कि गिरा है, इसको और गिर जाना चाहिए, उस वक्त और गिराएगा, चोट मारेगा आपको ताकि ये उठ ही ना सके, लेकिन साथी आपको उठाएगा। तो बेटे अपना ख्वाब जो है कम से कम 2-3 बंदों के साथ जरूर शेयर किया करें, ताकि आपको वो हौसला अफजाई आपकी करें, ताकि आपको कहीं मायूस ना होने दें, आपको परेशानियों से बाहर निकाल के रखें। दूसरी बात बेटे पहले ही मैंने कह दी है, दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि ख्वाब बड़ा होना चाहिए, ख्वाब बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। मेरे एक साथी थे लाहौर में, और बाजू का तो साथी जब बैठे होते थे वो कहते थे कि यार बड़ा सोचो यार, छोटा ना सोचो, बड़ा सोचो यार, बड़ा सोचने में क्या फायदा होता है। मैं कहता हूं छोटे काम बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े काम आसान होते हैं। छोटे काम बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि छोटे कामों के अंदर आपका एंथुसिज्म नहीं होता, आपका जज्बा नहीं होता, आपकी शौक नहीं होती, आपकी चाहत नहीं होती। बड़ा काम जब करते हैं ना, तो हर चीज आपके जज्बा, आपका शौक, आपका जुनून उसमें शामिल हो जाता है। इसलिए बड़े काम आसान होते हैं। बड़े लोग कहते हैं बड़े काम आसान होते हैं, मुश्किल छोटे काम होते हैं जिसमें आप पूरी तरह कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, आप पूरा टाइम ही नहीं दे पाते, आप पूरी तरह अपनी एनर्जीज को एक्सर्ट ही नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर आपने छोटी सी एक खाली सी है जिसके ऊपर छलांग लगानी है, तो आप थोड़ी तवज्जो देंगे, हो सकता है तवज्जो किसी और तरफ धड़ाम उसमें जा गिरे। हालांकि कहने वाला कहेगा यार चावल इतनी सारी नाली में तो गिर गया, अभी तवज्जो ही नहीं थी यार। थोड़ा सा बड़ा नाला है, खाला है, तो आप थोड़ी सी ज्यादा एनर्जीज को एक्सर्ट करके उसके ऊपर से छलांग मारते हैं, ऐसे ही। और एक बड़ा खाला है तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे हटते हैं, थोड़ा सा जिस्म को जो है ना स्टिफ करते हैं, थोड़ी सी और तवानाइयों को इकट्ठा करते हैं, बल थोड़ी सी नहीं, मैक्सिमम तवानाइयों इकट्ठी करते हैं, फिर जनाब जोर से भाग के पीछे से आके छलांग लगाते हैं। यार इसी तरह ही है कि जब मंजिल बड़ी होती है
तो हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज को इकट्ठा एकोमोलेट करके उसके ऊपर एक्सर्ट करते हैं, और मज़ा ही उसी चीज़ का है। यकीन जाने ज़िंदगी का मज़ा इसी चीज़ का है। एक वीडियो अगर मैं दिखाऊं, आपका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था कि वो एक लड़का है, पता नहीं कहीं से मांग के ले आता है, फुटपाथ पे बैठा हुआ है और खा रहा है, कहीं से मांग के, इतनी गंदी शक्ल बनाई हुई। और साथ वीडियो के दो हिस्से हैं उस स्क्रीन के, और दूसरी तरफ वो क्या सोच रहा है, एक दिन मेरा अपना जहाज होगा, सेसना होगा, एक दिन मेरी फ्रेट लाइन होगी जो समुद्र में चल रही होगी, एक दिन मेरी मर्सिडीज होगी। अब कहने में लिए तो वाकई पागल नहीं लगता यार, जाहिर तौर पर तो पागल लगता है कि अभी खाने के लिए कहीं से वो मांग के लाया है, वो बड़ी मुश्किल से फुटपाथ पे बैठ के खा रहा है, और ख्वाब देख इस स्टूपिड के कहता है मैं अपने जहाज पे फ्लाई कर रहा हूं, अपनी मर्सिडीज पे बैठा हुआ हूं। लेकिन वो पागल नहीं था, मैं कहता लोग पागल थे, वो सच्चा था, क्योंकि वो सारी चीजें मिल गई थी उसे, उसकी जिंदगी में उसे सारी चीजें मिल गई थी, ख्वाब था तो मिली थी ना। तो बेटे ख्वाब जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा आप एनर्जीज जो है एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज जो अल्लाह ताला ने आपको दे रखी हैं सब के अंदर हैं, बेतहाशा एनर्जीज हैं, लेकिन हम इनको अकोमोलेट नहीं कर पाते। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए ना, तो इन एनर्जीज को हम इकट्ठा करके कहीं फोकस कर सकते हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, जर्मनी के अंदर कुछ शायद ऐसा था, जर्मनी के अंदर ऐसा हुआ कि एक औरत एक नौ मौलूद बच्चे के साथ जो है गाड़ी पैदल चल रही थी, सड़क पे खड़ी थी, और 3 टनर एक उल्टा और उस बच्चे के ऊपर आके पड़ गया, बच्चे के ऊपर 3 टनर ट्रक, बिग ट्रक, वो उसके ऊपर गिरा। अखबार के अंदर खबर मौजूद है, और बच्चा नीचे आ गया, औरत पीछे थी, बच्चा नीचे आ गया। उस औरत ने जब बच्चे को देखा कि वो चीख रहा है, उस गाड़ी के नीचे है, उसके पांव नीचे आए हुए थे, तो माँ क्या करती है, माँ के लिए इससे बड़ा जज्बाती सीन कौन सा हो सकता है कि उसके सामने उसका बेटा उसके पांव के ऊपर 3 टनर गिरा हुआ है और वो सही सलामत खड़ी है। अब वो क्या करेगी, उसने क्या करना है यार, उसने कुछ नहीं किया, उसने ट्रक को ऐसे पकड़ा और ट्रक को ऊपर खींच दिया और बच्चा नीचे से निकाल दिया। आज तक फिजिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है कि हाउ ए मैन, इवन ए मस्कुलर पर्सन कांट लिफ्ट सच ए बिग ट्रक, सच ए हैवी ट्रक कांट लिफ्ट मस्कुलर मैन। और वो एक खातून है और उसने उस ट्रक को ऊपर उठा लिया। फिजिकली बाद में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए उसमें यह देखा गया कि जिस्म के अंदर ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है, ऐसे वक्त में जब ऐसी कोई जज्बाती सिचुएशन हो तो ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि वो ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं कि जिस्म के अंदर कई गुना जो है एनर्जीज आ जाती हैं, ताकत और तवानाई आ जाती है। तो बेटे ये एनर्जीज आप सबके अंदर मौजूद हैं। सिंपली यू आर टू बी फोकस्ड, यू आर टू बी फोकस्ड इन द राइट डायरेक्शन। अगर उसी किस्म की जज्बाती कैफियत बन जाए, उसी किस्म की एफिलिएशन बन जाए, तो यकीनन आप मिरेकल्स बर्पा कर सकते हैं। आप जो भी मंजिल बनाते हैं उसके साथ खूबसूरती को अटैच करें। यह भी ह्यूमन नेचर है। द मैन रन्स टूवर्ड द ब्यूटी एंड इट गोज अवे फ्रॉम द अगलीनेस। बदसूरती से इंसान भागता है, उसको नफरत है, अपनी नेचर है ना। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और अल्लाह ताला की ये जो मखलूक है उसके अंदर ये है कि जो चीज़ अच्छी लगती है उसकी तरफ हम भागते हैं। जो भी आप मंजिल बनाते हैं बेटे, फिर क्या करें, उसकी बेशक फोटोज बनाएं, उसकी वीडियोस बनाएं, एंड सी योरसेल्फ यू आर सिटिंग इन ए बिग कॉर्पोरेट ऑफिस। सी योरसेल्फ दैट यू आर फ्लाइंग। सी योरसेल्फ, अपने आप को देखें बेटे, अपने आप को बड़े खूबसूरत अंदाज में वहां पे अपने आप को उस पिक्चर के अंदर
एडजस्ट करें। यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ योर ओन मूवी। तो ये फिल्में जब बनती हैं तो उसका एक प्रोड्यूसर होता है, उसके अंदर जो करेक्टर होते हैं वो सिलेक्ट करता है। किसी को हीरो का रोल देता है, किसी को विलेन का रोल देता है, किसी को स्टैटिक रोल दे देता है। स्टैटिक होते हैं ना वो बेचारे माँ बाप जो शुरू से आखिर तक बस ऐसे ही नजर आते हैं। हीरो जो होता है वो ग्रो करता है और पीक पर जाता है, फिर उसके ऊपर बड़ी सख्तियां दिखाई जाती हैं। सख्तियां दिखाते हैं ना, उसको मारा जाता है, बड़ा पीटा जाता है। पहले जमाने में सिर्फ 2 हिस्से होते थे। पहले उसको बड़ा खूबसूरत दिखाते थे, खूबसूरत उसका किरदार है, बड़ा सिंपल सा है, सादा सा है, उसके साथ मोहब्बत हो जाती थी, चाहे मेल है फीमेल है। एक देखने में अच्छा लगता था, यार कितना नेक, सादा, प्यारा, खुश शक्ल। पाकिस्तान में ज्यादा बनाते थे, हॉलीवुड में ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल बंदों को पोर्ट्रे करते थे। अच्छा, उसके साथ पहले उसके साथ एफिलिएशन और मोहब्बत पैदा की जाती थी, फिर उसको मुश्किलात से गुजारा जाता था। वो जनाब सारे पड़ गए, बहन भाई भी पड़ गए, ऊपर से जनाब मोहल्ले वाले, ऊपर से बास, ऊपर से कोई और शैतान उसको मार रहे हैं। फिर उसके साथ हमदर्दियां आ जाती हैं कि यार ये इतना अच्छा बंदा, क्यों इसको लग रही हैं। फिर आखिर में जब वो ओवरकम करता है तो हम खुश होते हैं, मारता है और मार और मार। उसके अंदर हमारे कैथारसिस हो रहे होते हैं कि और मार इसको, वैसे लगता है जैसे अपने आप को देख रहे हैं। बेटे अब मैं कह रहा हूं कि यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ योर ओन मूवी। यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ योर ओन मूवी। आपने किरदार देना है। अपने आप को क्या किरदार देंगे? विलेन का तो नहीं देंगे। विलेन का देंगे कि अच्छा लगता है गड्ढासा लेके मारी जाओ, या फिर स्टैटिक देंगे कि यार बैठे रहे बस, ना कोई हरकत करें, ना इधर जाए ना उधर जाए, ना छोटे जोड़ी नौकरी कर लेंगे। ये स्टैटिक नहीं बन जाएगी। अगर ये कहे बस यार अभी को भी कहा है MP साहब, MPN साहब, कोई कर लेंगे, कुछ हो जाएगा शायद। या फिर आप हीरो का रोल देना चाहते हैं। अगर हीरो का रोल देना चाहते हैं तो यू कैन गिव, नोबडी कैन एल्स गिव। अगर आप हीरो का रोल सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने कहा है कि आप अपनी मूवी बनाएं, जिसमें पहले तो आप डेफिनेटली अपने किरदार को बहुत अच्छा बनाना होगा, कोई आप पे उंगली ना उठा सके, कोई मुनाफिकत ना हो। बेटे कुछ चीजों को हमने गुनाह बनाया हुआ है, गुनाह नहीं होती। खेलना कोई गुनाह नहीं है, दोस्तों के साथ गप लगाना कोई गुनाह नहीं है, समझे? अच्छे काम करना कोई गुनाह नहीं है, आउटिंग पे जाना कोई गुनाह नहीं है, सैर करना कोई गुनाह नहीं है। यार ये चीजें आपका हक है। शरारतें करना भी वैसे हम डांटते तो रहते हैं क्योंकि आप जब तंग करते हैं तो, लेकिन शरारतें भी आपका हक है। अच्छी शरारतें करें, कोई बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये जिंदगी की इलामत है। अगर बच्चे शरारतें नहीं करते तो फिर मैं तो कहता हूँ एबनॉर्मल है। शरारतें भी करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि यार दूसरे को तंग ना करें। ऐसी ना हो कि दूसरे का मजाक उड़ाएं और वो तंग हो रहा हो तो वो शरारत बुरी है। तो बेटे अपना किरदार जो है बेहतरीन से बेहतरीन बनाए, कोई मुनाफिकत नहीं, कोई झूठ नहीं है। आप जो है एक सिंसियर, एक सादा, एक मासूम, जैसे हम कह रहे हैं कि किरदार होते हैं, हीरोज होते हैं, वो बनाए। फिर बेटे मुश्किलात आपको आएंगी, रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग जो है रोकेंगे। सक्सेस इतनी आसान नहीं होती, तो रुकावटें आएंगी। मजा आता है फिर रुकावटों को उसी जज्बे के साथ, उसी हिम्मत के साथ आप गिराएं और फिर ओवरकम कर जाएं। अल्टीमेटली क्या कहना चाहता हूं, यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ योर ओन मूवी। आपकी फिल्म शुरू हुई है जिस दिन आप पैदा हुए हैं, और ये कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी। अल्लाह आपको जिंदगी दे, मैं ये नहीं कह रहा आप 80, 90 साल, 100 साल से ज्यादा जिंदा रहें, हमसे ज्यादा जिंदा रहें। हाँ, आपकी जिंदगी जो है हमें सबसे प्यारी है, अजीज है। तो लेकिन 100 साल भी ऐसे ही है कि मूवी खत्म हो जाएगी। ये शॉर्ट मूवी जो है, इसमें जब आपको मौका मिला है कि आपने अपने लिए कौन सा किरदार सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर सिलेक्ट द मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर जो होता है, जिसको मेन कैरेक्टर कहते हैं, हीरो कहते हैं, जो भी है, प्लीज दैट बी यू शुड सिलेक्ट। ठीक है बेटे। आखिर में बेटे एक बात मैं कहूंगा, फेलियर से कभी नहीं घबराना। फेलियर जो है इंसान को हमेशा हमेशा स्ट्रेंथन करते हैं,
ताकत देते हैं। जैक मा का नाम आपने सुना होगा, Alibaba.com का मालिक है, चेयरमैन ही है। यार ये बातें करें तो कभी सुना करें कि यार ये कहता क्या है। आपको हंसी भी आएगी और आपको सबक भी बड़ा मिलेगा। कहता है हमारे मुल्क में, चाइना में KFC पहली दफा खुला, प्रोबेबली KFC है या मैकडोनल्ड है, KFC है। उनको 24 मुलाजिम चाहिए थे, 24 एम्प्लॉइज की जरूरत थी ना, 23 की जरूरत थी, 24 ने अप्लाई किया, 23 सिलेक्ट हो गए, एक रह गया। कहते कौन रहा? कहते मैं। बड़े फखर से कहते कि मैं रह गया। कहते किसी और पुलिस में है, 5 बंदों ने अप्लाई किया, 4 सिलेक्ट हो गए, एक रह गया। कहते कौन? मैं। और बड़े हंस के कहता है कि मैं। और इतनी रिजेक्शन है उसकी। हार्वर्ड में उसने अप्लाई किया, रह गया, रह गया, रह गया, पता नहीं कितना ऐसी बेताशत। तो क्या हुआ, वो आज जो है Alibaba.com, मेरे ख्याल में हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद आप सुने कि ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वो बंदा जो KFC में 24 बंदों ने अप्लाई किया, 23 सिलेक्ट हो गए, एक नहीं हुआ, वो जैक मा था। 5 अप्लाई करने वाले हैं, 4 सिलेक्ट हुए, एक नहीं हो सका, वो जैक मा था। तो आज उससे पूछे कि इसका फायदा क्या हुआ? कहता है बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उसकी कहानी सुने तो बड़ा, कहता है बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। कहता है इतनी रिजेक्शन ना होती तो मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही ना होती, इतनी ताकत और तवानाई भी ना होती। यार ये रिजेक्शन जो है, ये जो फेलियर है, इंसान अगर हिम्मत ना हारे ना, तो इससे बड़ी चीज, इससे बड़ा इनाम कोई नहीं है। मैं एक नावल आयरिश वाइन के नाम से है, आयरिश वाइन के नाम से, इसका नॉवलिस्ट पता नहीं कुछ है, डिक समथिंग, ये इसका रिकॉर्ड है, तो देख लेता हूँ यार, लिखा हुआ है मैंने, चले रह गए। इसका तकरीबन 162 टाइम्स इसका नावल रिजेक्ट हुआ है, 162 टाइम्स इसका नावल पब्लिशर के पास ले जाता था, पब्लिशर कहता था यार ले जा, नहीं छपा। 162 मरतबा जिसका नावल रिजेक्ट हो और फिर भी वही नावल उठा के फिर रहा हो, वो जैसा जुनूनी कौन हो सकता है यार। 162 टाइम्स। वो कहता है मैं अगर 100 दफा रिजेक्शन के बाद भी इसको छोड़ देता तो इतने बड़ा शाहकार दुनिया के सामने ना आता। लेकिन वो कहता है फायदा क्या हुआ, इस रिजेक्शन का फायदा क्या हुआ? कहता है अगर मेरी पहली दफा ये नावल छप जाता, दूसरी दफा, 10वीं दफा, 20वीं दफा छप जाता, 100वीं दफा छप जाता ना, तो ये नावल लोकल होता, शायद अमेरिका के अंदर ही था, अपने शहर में भी शायद कोई ना पढ़ता, दूसरे दिन फुटपाथ पे रद्दी में बिक रहा होता। लेकिन इतनी दफा रिजेक्ट होने के बाद जब वो छपा है ना, तो फिर दुनिया के हर जुबान में उसका तर्जमा हो चुका है। स्टिल इट्स एवर लास्टिंग। तो बेटे फेलियर जो है, नाकामियां जो हैं, ये हमेशा इंसान को स्ट्रेंथन करती हैं। जितनी दफा धक्का लगे फिर नए उम्मीद के साथ उठें, जितनी दफा गिरें उतने जज्बे के साथ उठें, फिर गिरें फिर जज्बे के साथ उठें कि आई एम टू डू इट, दैट्स ऑल। तो बेटे नाकामियों से मत घबराएं। मंजिल इसलिए जरूरी नहीं होती कि हम उस मंजिल को पा लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि ये मंजिल की तरफ जो रास्ता जाता है ना, वो बड़ा खूबसूरत होता है। हम जब उस रास्ते पे चलते हैं ना, तो अपनी सुस्तियों और कैलियों को भूल जाते हैं। मैं एक मिसाल दूं, K2 के ऊपर अगर किसी कोपे माँ को, माउंटेनियर को हेलीपैड में बिठा के जाके उतार दें तो मंजिल पे तो पहुंच गया, लेकिन उस रास्ते का जो मजा है वो उसने नहीं लिया। चाहे उसमें मुश्किलात है, चाहे वो गिरता है, चाहे वो ठंडक बर्दाश्त करता है, चाहे वो बरस पे लुढ़क जाता है, लेकिन रास्ते का अपना मजा है। तो बेटे ये जो रास्ता है मंजिल की तरफ, वो बहुत खूबसूरत होता है। मैं एक और छोटी सी मिसाल दूं, इलान मस्क को भी आप जानते होंगे। इलान मस्क
स्पेसएक्स का मालिक, टेस्ला का मालिक एलन मस्क, इस बंदे ने ये आइडिया बना लिया है कि मैंने दुनिया को मार्स पे आबाद करना है, दुनिया को मार्स मरीख पे जाके आबाद करना है। यार किसी ने नहीं सोचा ये कैसे हो सकता है यार, अभी तक कंफर्म प्रूव ही नहीं है कि वहां पानी और हवा है या नहीं है, लेकिन वो कहता है मैंने लोगों को जाके आबाद करना है, ले जाना। अब बैठे बैठे यार, ये पहले भी इसने बड़े अजीब तजर्बे किए हैं। स्पेसएक्स इसका जरा देखें, ये जो इसने बनाया है क्या कहते हैं स्पेस क्राफ्ट, वो जो है जाता है और जमीन पे आके दोबारा बेस के ऊपर लैंड करता है। इससे पहले कोई नहीं करता था। और याद रखें एलन मस्क जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर तालीम, यूनिवर्सिटी कॉलेज की तालीम जीरो। और उस वक्त एलन मस्क को कहा जा रहा था यार ये नहीं हो सकता। पहले ये होता था ना, स्पेस क्राफ्ट जाते थे वो सैटेलाइट को रिलीज करने के बाद फिर उनको समुद्र में फेंक देते थे, यूं समझे डिस्पोजेबल थे। फर्स्ट टाइम इसने कहा कि मैं ऐसा बनाऊंगा जो जाएगा रिलीज करके फिर आके जमीन के ऊपर उतर जाएगा। पागल है यार। और तालीम भी कोई नहीं है, आई मीन एजुकेटेड है, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जीरो एजुकेशन, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ा ना कॉलेज में पढ़ा। और नासा के अंदर बैठे हैं डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, वो कहते नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसने कहा कैसे नहीं हो सकता यार, उसका पहली दफा उसने फ्लाई किया स्पेस क्राफ्ट, उड़ ही नहीं सका ड्रोन। दूसरी दफा थोड़ा सा ऊपर जाके फट गया, तीसरी दफा थोड़ा सा और ऊपर गया, ब्लास्टेड। ही हैज बिकम बैंकक्रप्ट। पहाड़ों जितने कर्जे उसके ऊपर चढ़ गए, पहाड़ों जितने। और एक इंटरव्यू उसका देखना यार, दैट्स फैंटास्टिक। उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये तीसरे हादसे के बाद उसका इंटरव्यू ले रहा है। उसने कहा इन द सीरीज ऑफ फेलियर्स देयर आर 3 मेजर फेलियर्स। First failure, second failure, third failure. Everybody was saying to you that you can't do it. It's impossible. That we can't design a spacecraft which can land back on the earth. So you have become bankrupt. What's next? उसने कहा I will do it again. उसने कहा, बड़ी हैरत से कहा, Why? बड़ा हैरान हो गया। उसका ख्याल था कि अब तौबा कर ली होगी इसने, अब इसने तौबा कर ली होगी, अब ये मान गया होगा कि नासा वाले ठीक कहते हैं, फलां ठीक कहता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आई विल डू इट अगेन। उसने कहा वाई, बड़ी हैरत से वाई। उसने कहा आई नेवर गिव अप, आई नेवर गिव अप। मैं कहता हूं हमारी जमीन पे बसने वाला मजहब सारी चीजों से जरा हट के देखें तो यार अजीब नाटी बॉय है। वो काम करता है जो कोई नहीं करता। और अब कहता है कि मैंने पहले उसका टारगेट पहले था 2030 पे ले गया है, 2030 में मैंने जाके मरीख पे इंसानों को आबाद करना। क्यों करना है? उसने कहा हो सकता है जमीन तबाह हो जाए, हो सकता है जमीन जो है ये खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं कि इंसान जिंदा रहे। क्या ख्वाब है? इंसान जिंदा रहे, चाहे वो इस सियारे पे नहीं होगा तो किसी और सियारे पे होगा। आई वांट मैन शुड सर्वाइव। कितना खूबसूरत ख्वाब है उसका। आई वांट द मैन शुड सर्वाइव, इवन कि जमीन तबाह हो जाती है, कहीं इंसान जिंदा रहे। मैं इंसान की जिंदा रखने के लिए, इंसानियत को, इब्ने आदम को जिंदा रखने के लिए ये कर रहा हूं। और अब मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े ख्वाब हैं, ख्वाब तो बहुत बड़े हैं ना, इम्पॉसिबल। यार हम पाकिस्तानी क्यों नहीं सोच लेते इतना? वो सोच सकता है एक लड़का बैठ के, लड़का तो नहीं, अब तो खैर उम्र काफी हो गई है, एक वो सोच सकता है, हमारे बच्चे क्यों नहीं सोचते? बायोग्राफीज पढ़ें यार, आप मूवीज, ऑटोबायोग्राफीज देखें, आप रोज का कोई टाइम सर्फ करें, इन लोगों को स्टडी करें, कोई चीज आपको अलूर कर जाएगी, यकीन जाने कर जाएगी। रोज का कोई मुताला करें, ये किताबें बड़ी अच्छी चीज होती हैं। अगर वो नहीं तो कोई डॉक्यूमेंट्रीज, कोई और चैनल आप सिलेक्ट करें, रोज कुछ ना कुछ सुने। तो बात में ये कह रहा था कि अब जो है मंजिलें उसकी बहुत बड़ी हैं। अब वो कहता है कि मैंने
अभी भी लोग सोच रहे हैं कैसे करेगा यार, कैसे करेगा, लेकिन इसने कर दिखाना है। अच्छा, अगर वहां ना भी फर्ज किया ना पहुंच सका, एक मिसाल है, पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा, टारगेट अचीव कर लेगा नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो भाड़ में गया फिर भी, लेकिन वो जो जिंदगी गुजार रहा है वो बहुत खूबसूरत है। उसने टेस्ला कार, अभी वो इलेक्ट्रिक कार उसने बना दी है, जो टारगेट था उसने अचीव किया, एंड ही हैज बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। वही बंदा जो बैंकक्रप्ट था, जिसके बारे में सोच रहे थे, अब ही हैज बिकम रिचेस्ट। मंजिल बेटे उसके ख्वाब बड़े हैं, बड़ा सोचता है, और उस सोचने के दौरान वो अपनी इतनी एनर्जीज इकट्ठी करता है, अपना इतना पोटेंशियल इकट्ठा करता है कि वहां तक तो पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा हमें नहीं पता, लेकिन आज उसकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। आज जो टारगेट अचीव कर रहा है बड़े खूबसूरत है। मैं इसलिए कहता हूं बेटे, बड़ा ख्वाब रखें, बड़ी मंजिल के मुसाफिर बने, और वहां तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, बड़ी उम्मीदें पहुंच जाएंगे। अगर ना पहुंचे ना तो फिर भी आप ये जरूर सीना तान के कहेंगे कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजारी है। लोग आप पे रश करेंगे, आप अपने आप पे रश करेंगे। शुक्रिया बेटे, थैंक यू वेरी मच।